अगर आप यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के ये टॉप 11 क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आप एग्जाम में रिस्क ले रहे हैं। सिलेक्शन चाहिए तो सिलेबस नहीं दोस्तों, पीवाई को फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों चलिए बिना बातचीत के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्न में राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें लोगों की उन्नति और कल्याण हो। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमें भाग 4 में बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं दोस्तों? भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 में बताए गए हैं। हमसे कह रहा है नंबर 1 में कह रहा है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके, राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा। तो आर्टिकल नंबर 38(1) में हमको बताया गया है, क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 38 फर्स्ट में बताया गया है कि राज्य न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिले ऐसे लोगों को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा और संस्थाओं को भी जोड़ने के लिए सूचित करेगा। नंबर 2 में कह रहा है कि राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को, यानी कि जो लोगों की आय के बीच में असमानता है उसको कम कर सके और उनकी स्थितियां, सुविधाओं और अवसरों के बीच की असमानताओं को दूर कर सके और अलग अलग लोगों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग इलाकों या समूह में रहते हैं, अलग अलग कामों से जुड़े हैं। तो ये दोस्तों हमको आर्टिकल नंबर 38(2) में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल नंबर 38(2) में बताया गया है कि राज्य जो लोगों के बीच में, आय के बीच में असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। और 38(1) में बताया गया है कि जो लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके उसके लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे ए और बी दोनों नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, एनडीएमए। एनडीएमए का कह रहा है बताइए अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों सबसे पहले एनडीएमए की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2005 में हुई थी। एनडीएमए जो होते हैं होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसी होती है। किसके? गृह मंत्रालय के दोस्तों अधीन एजेंसी होती है। और जो एनडीएमए इसका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जब एनडीएमए की स्थापना की गई 2005 में, तो इसी के तहत 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिसोर्स फोर्स यानी कि राष्ट्रीय आपदा संकट मोचक बल, इसकी स्थापना 2006 में की गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है इनमें से कौन सी जनहित याचिका यानी कि पीआईएल के जारी नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई। हमसे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए देविका विश्वास बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर डी एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो नसबंदी में धांधलियां हुई थी उसको उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे के लिए, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों के लिए और शल्य चिकित्सा के निर्देशों के लिए कौन से केस में मांग की गई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देविका विश्वास बनाम भारत संघ, इस केस में दिशा निर्देशों इसकी सबकी मांग की गई। 2016 में दोस्तों ये केस आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में हमसे कह रहा है कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ ये दोस्तों आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट जो कि 2000 आया था उसकी धारा 66(a) को असंवैधानिक घोषित करती है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कोई भी आपत्तिजनक या कब दोस्तों आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 की जो धारा 66(a) है उसको असंवैधानिक घोषित करती है। यह बताता है केस कि कोई भी आपत्तिजनक सामग्री अगर आप लोग पोस्ट करते हैं या अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है या सजा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है कि अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, यह दोस्तों एक जनहित याचिका थी, पीआईएल थी, इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमसे कह रहा है एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसमें दोस्तों बताया गया था कि कोई भी अनमैरिड महिला है वो अपने बिना बच्चे के पिता की अनुमति लिए हुए
अपने बच्चे के अभिभावक के रूप में उसको घोषित कर सकती है या उसको स्वीकृत कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देविका विश्वास बनाम भारत संघ हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है सूचना का अधिकार यानी कि संशोधन अधिनियम 2013 में दिया गया कौन सा अहम संशोधन है। कह रहा है नंबर एक, फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना। नंबर दो कह रहा है राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी ना आए। सूचना का अधिकार अधिनियम, तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम है ये सबसे पहले 2005 में आया था। 2005 में आया तो था जरूर दोस्तों, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हो गया था, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, तो हमसे कह रहा है नंबर एक में कि फाइल टिप्पणियों की जानकारी, यानी कि जो दोस्तों हमारे फाइल ये गवर्नमेंटेड फाइल होती है जो उसमें टिप्पणी यानी कि जो हम लोग कमेंट करते हैं उसको सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना। टिप्पणी यानी कि कमेंट क्या होता है दोस्तों, टिप्पणी होता है कमेंट, तो इसको सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। नंबर दो कह रहा है कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है दोस्तों, कि जो हम संविधान द्वारा किसी भी अधिनियम की या किसी भी निकाय की किसी भी आयोग की जो स्थापना करते हैं, तो कह रहा है कि उसके परिभाषा के दायरे से राजनीतिक दलों को, ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनको सूचना के अधिकार से बाहर रखा जाए। तो हमारा नंबर दो भी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था दोस्तों। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में कौन सी योग्यता होनी जरूरी है। तो दोस्तों राज्य का गवर्नर यानी कि राज्य का लेखपाल, इससे संबंधित हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 157 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, हमें सही दे रहा है। नंबर दो में बताया गया है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी हमें बता रहा है। और नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि वह उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य है, यहाँ पे दोस्तों सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों भारत के राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल नंबर 157 में बताया गया 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में ले लिया। सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों हमें पता है कि 2005 में आया था। तो कह रहा है कि किस केस में, किस ऐतिहासिक मामले में। नंबर एक में कह रहा है लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ। नंबर बी में कह रहा है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। नंबर सी में कह रहा है भारतीय रिजर्व बनाम बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। नंबर 4 में कह रहा है समान उद्देश्य बनाम भारत संघ। तो दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री, इस मामले में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को अगर आम जनता कोई भी जानकारी मांगती है तो उसको जानकारी उपलब्ध कराना आरबीआई का कर्तव्य होगा या आरबीआई को देना होगा। तो सूचना का अधिकार जो है उसके धारा कौन सी दोस्तों, धारा 2F के अंतर्गत बताया गया है कि जो रिपोर्ट और दस्तावेज होते हैं ये भी सूचना के दायरे में आते हैं। इसीलिए आरबीआई को आम आदमी को भी यानी कि आम जनता को भी जानकारी उपलब्ध देने के लिए जवाबदेही होना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया करे तो दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है। कौन सा संघ सूची का हिस्सा। तो दोस्तों जो हमारा संविधान है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें हमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची वो होता है दोस्तों जिसमें हमारी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य या कानून बनाने के लिए अधिकार रखती है। तो हमारे संघ सूची के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी रेल सेवा हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों और क्या क्या, संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों हमारी सेना, संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, मुद्रा, करेंसी, नागरिकता, संचार, विदेशी मामले, रेल सेवा, डाक सेवा, ये सभी आते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है उपराष्ट्रपति को
पद की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? नंबर ए कह रहा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, नंबर बी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, नंबर सी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, नंबर डी कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त। तो उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 69 के अनुसार दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो उसके पद की गोपनीयता की शपथ है भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और दोस्तों आर्टिकल 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके अंतर्गत वे संविधान में दिखाई देते हैं। नंबर 1 में कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से लेके 22 के बीच में। कौन से? आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 के बीच में। नंबर 2 में कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 से लेके आर्टिकल नंबर 24 तक है। उसके बाद हमसे कह रहा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक है। नंबर 4 में हमसे कह रहा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये हमारा आर्टिकल नंबर 29 से लेके 30 तक है। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि संविधान में जो आरोही क्रम में लगे हैं उसके हिसाब से लगाइए। तो हमारा नंबर 1 में आ रहा है नंबर 3, उसके बाद आ रहा है 1 नंबर, उसके बाद आ रहा है 2 नंबर, उसके बाद आ रहा है 4 नंबर। इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है खाली स्थान भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्य अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है। तो नंबर 1 कह रहा है खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नंबर 2 कह रहा है अटॉर्नी जनरल, नंबर सी कह रहा है कैबिनेट सचिव, नंबर डी कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। तो दोस्तों हमारे भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है अटॉर्नी जनरल, ये दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा विधि अधिकारी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों भारत सरकार का शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक ऑप्शन नंबर सी कर सचिव हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खाली स्थान के समक्ष दायर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मेरे आज के मूल विधि और संविधान के टॉप मोस्ट 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आए होंगे। और दोस्तों आप लोगों को अगर पसंद आए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।